नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। देखिए, आपको रैखिक समीकरणों के हल में ग्राफीय निरूपण के द्वारा इनका हल करना बता दिया गया था। आज हम आगे की विधियां पढ़ते हैं। आपको बताया था कि 4 विधियां होती हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि तथा एक वज्रगुणन विधि। तो हम सबसे पहले देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में है कि यदि आपकी कोई 2 समीकरणें ली जाएं, हम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई भी 2 समीकरणें ले लेते हैं। एक समीकरण हमने ली 3x + 4y = 10 के, और दूसरा समीकरण है इसमें 2x - 2y = 2 के। ये 2 समीकरणें दे रखी हैं आपको। सबसे पहले इन समीकरणों में हमें देखना है कि ये संगत हैं या नहीं है। संगत के लिए आपको a1/a2 3/2 आ रहा है, b1/b2 4/2 यानी कि 2 आ रहा है। अलग अलग है, इसका मतलब ये संगत है और इन्हें हल किया जा सकता है। तो अब हम इनका हल करेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि। विलोपन विधि के लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे आपको यहाँ पर 2 अननोन्स दे रखे हैं, यानी कि 2 अज्ञात राशियाँ हैं x और y। इनमें से एक को हमें विलुप्त करना है। विलुप्त करने का मतलब कि जोड़ने पर या दोनों समीकरणों को घटाने पर इनमें से एक गायब हो जाए। और वो गायब कब हो सकती है? जब हम इनके गुणांक बराबर कर लें। किसी के या तो y के गुणांक बराबर कर लें या x के गुणांक बराबर कर लें। उसके लिए एक बेहतर तरीका होता है, या तो आप ये देख लें कि किसी समीकरण में किसी एक संख्या से गुणा करने पर क्या वो दूसरी समीकरण के गुणांक के बराबर आ जाएगी। जैसे इस समीकरण में हम देखते हैं कि अगर इसे हम 2 से गुणा कर दें, पूरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे 4x - 4y = 4 आ जाएगा। तो ये ऊपर वाले के गुणांक के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसे हम जोड़ के या घटा के y को विलुप्त कर सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति ना बन रही हो, तब आप क्या करते हैं कि गुणांकों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी कि इसमें जो y का गुणांक है 2, इससे तो पहली समीकरण को गुणा कर दें, और इसका जो गुणांक है 4, इससे दूसरी समीकरण को गुणा कर दें। ठीक है, तो उससे हमारे गुणांक बराबर हो जाएंगे। देखिए, 2 से इसे गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 से इसे गुणा करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये वाला तरीका सब में एप्लीकेबल है, आपको सोचने की फिर कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो हम करते हैं, इसे समीकरण 1 कह दें और इसे समीकरण 2 कह दें। ठीक है, तो समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करके जोड़ने पर। जोड़ा क्यों है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है। यदि इन्हें जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। और यदि समान चिन्ह होते, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, या यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, दोनों जगह पे, तब उस स्थिति में हम समीकरणों को घटाते। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले गुणा करके लिखते हैं। गुणा करके लिखेंगे तो ये 6x प्लस में 8y = 20 के। इस समीकरण को करेंगे तो 8x माइनस में 8y = 8 के। अब ये दोनों समीकरण हो गई। अब इन्हें आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर लिखा है तो जोड़ेंगे। जोड़ने पर जोड़ दीजिए। देखिए, 6x है और 8x है, दोनों प्लस के हैं। जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 14x। यहाँ से 8y प्लस के हैं और 8y माइनस के हैं, ये कट जाएंगे। इधर आपके पास बचेगा 20 और 8 28। इन्हें भी जोड़ेंगे। तो अब देखिए, x बराबर क्या हुआ? 14 इसके नीचे जाएगा, 28/14, यानी कि x का मान आ गया 2। अब ये x का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख के आप इसे y का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 थी आपके पास 3x +
4y बराबर 10, और इसमें x के स्थान पर अब आपको 2 रखना है। तो 3 x के स्थान पर हमने रखा 2, 4y बराबर 10 के। तो यहाँ से आया 6 प्लस में 4y बराबर 10 के। 6 इधर जाके घटेगा, 4y बराबर 10 माइनस 6 यानी कि 4 के, और y बराबर कितने के हो जाएगा, 4/4 अर्थात 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास 2 आया और y बराबर 1 आ गया। तो ये इसका हल हो गया, आंसर हो गया। यदि आप इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते तो भी आंसर यही आना था। अब हमें चेक करना होता है कि हमारे आंसर सही है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, जिस समीकरण में आपने प्रतिस्थापित करा उससे दूसरी वाली समीकरण को उठा लीजिए, समीकरण नंबर 2 में। अब ये आपको अपना आंसर चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं। इसके बाद ये प्रश्न तो यहीं पे ख़त्म हो गया कि आपका आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होंगे तो उत्तरमाला तो आपको दी हुई नहीं होगी, तो आपको चेक कैसे करना है। आपने दूसरी समीकरण उठाई, 2x माइनस में 2y, इसकी लेफ्ट साइड ली और उसमें x के और y के मान लिखे रखे। 2 गुणा x का मान कितना था, 2, 2 गुणा में y का मान कितना था, 1। तो यहाँ से 4 हुआ, माइनस में 2 हुआ, बराबर 2 आ गया। यानी कि जो इसकी राइट साइड थी 2 उसके बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। तो ये है बच्चों विलोपन विधि। अब इससे अगली विधि आती है आपकी वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि। वज्रगुणन विधि उसके बाद करेंगे। अब इन्हीं समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, देखिए, आप दोनों समीकरणों में से यही 2 समीकरणें लेके चलते हैं हम। पहली थी आपकी 3x प्लस 4y बराबर 10। इसे किसी एक अननोन के लिए हल कर लेते हैं, या तो x के लिए या y के लिए। ठीक है, हम इसे चलिए y के लिए हल करते हैं। तो इधर रहेगा आपके पास 4y और ये 3x इधर चला जाएगा, 10 माइनस में 3x। अब इसे 4 को, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर बटा में जाएगा, तो y बराबर 10 माइनस में 3x और बटे में 4। ये y का मान आपके पास आ गया। ठीक है, अब इस मान को आपको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। इसी कारण इसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो एक चर में आपकी एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। एक चर वाली रैखिक समीकरण आप लोगों ने हल करी रखी है। देखिए कैसे। समीकरण 2 है आपके पास, 2x माइनस में 2y बराबर 2 के। यहाँ पर y का ये मान रखते हैं उठा के हम, 2x माइनस में 2 गुणा में 10 माइनस 3y और बटे में 4 बराबर 2 के। देखिए इस 2 से ये कट जाएगा 2 बार। अब आपके पास रहा 2x, ये x था यहाँ पे हमारे पास, 2x माइनस में 10 माइनस में 3x और बटे में 2 बराबर 2 के। अब आप इसका लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम इसके बटे में 1 लेके चलिए, तो लघुत्तम आपके पास कितना आ गया, 2। ठीक है, इसे 2 से 2 को भाग करेंगे 1 से, 2 आएगा और ऊपर गुणा करेंगे तो 4x। माइनस अब पूरे पर अप्लाई होगा तो माइनस के 10 और जो माइनस वाला था वो प्लस का हो जाएगा 3x, और इधर रह गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 की गुणा जाएगी, 3x यहाँ से और 4x यहाँ से, 7x माइनस में 10 बराबर कितने के हो गया, 4 के हो गया। अब 7x बराबर ये 10 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस में 10 अर्थात 14 के, और x बराबर कितना आ जाएगा, 14/7 यानी कि 2 के। x का मान आ गया। अब ये x का मान उठा के वापस जो आपने y के लिए हल करी थी समीकरण उसमें रखना है। तो y बराबर कितना था आपके पास, 10 माइनस में 3x बटे में 4, 10 माइनस में 3 गुणा 2 और बटे में 4, 10 माइनस में 6 बटे में 4, 4/4 अर्थात 1। तो दोनों का मान आ गया आपका, x बराबर 2 और y बराबर 1। उत्तर वही आना है जो इस विधि से आपका आया था। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि को भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
समीकरण थी आपके पास 3x प्लस 4y बराबर 10 के, उसे भी इधर ले आइए बराबर को भी, तो माइनस के 10 बराबर 0 के। दूसरी समीकरण में भी इसी तरह करें, 2x माइनस में 2y माइनस के 2 बराबर 0 के। अब ये समीकरण आपकी केवल लेफ्ट साइड में आ गई और बराबर में आपने 0 रखा। अब वज्र गुणन विधि के लिए क्या करना है, थोड़ा ध्यान देंगे। x बटे बराबर इसी तरह y बटे और बराबर 1 बटे। x के बटे में जब लेंगे तो हम x के गुणांकों को छोड़ के और बाकी गुणांक लेके चलेंगे, केवल गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या होते हैं, जो इनकी गुणा में रखे हुए हैं, ये गुणांक कहलाते हैं। और जब y को लेके चलेंगे तो y को छोड़ देंगे और जो बचे हुए गुणांक है वो लेके चलेंगे, और जब अचर 1 बटा लेके चलेंगे तो अचर को छोड़ देंगे और बाकी के गुणांक लेके चलेंगे। तो अब x के बटे में हमें बनानी होती है सारणिक। सारणिक के लिए ये 2 डंडे इस तरीके से सीधे खींचते हैं, 2 लाइनें आप। अब जब x के बटे में देखिए इसका गुणांक कितना बचा, 4, और इसका गुणांक है माइनस के 2, और यहाँ से -10 और -2, तो इन्हें रख दीजिए। 4 -2 -10 और माइनस के 2। ठीक है, इसी तरह y में, अब y में आपको पहले ये नहीं लिखना, x नहीं लिखना, आपको ये लिखना होगा। या देखने वाली बात यह है कि जो इसकी अंतिम लाइन होती है, जो इसकी आखिरी स्तंभ था, -10 और -2, इसका पहला होगा। -10 और -2 ये छुपा दिया आपने, ये पहला आ गया। तो अब बचा कौन रह गया, 3 और 2। अब आप ये 3 और 2 रख देंगे। अब जब अचर के बटे में आएंगे, अचर को आपने छुपाया, तो मैंने कहा था आपको कि जो इसकी अंतिम स्तंभ है 3 और 2, वो इसका पहला स्तंभ होगा, और बचा कौन रह जाएगा फिर, 4 - 2। ठीक है, अब आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन क्या होता है कि इसकी गुणा तो इसमें जाएगी, ठीक है, विकर्ण के सापेक्ष गुणा करनी होती है इनकी, और -10 की गुणा -2 में जाएगी, और बीच में चिन्ह लेके चलते हैं आप माइनस का। तो क्या होगा, x बटे, जब 4 की गुणा -2 में करेंगे तो -8, बीच में चिन्ह माइनस का लेना है, और -10 की गुणा -2 में करेंगे तो प्लस के 20 आ जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से y बटे, -10 की गुणा 2 में करेंगे तो -20 आ जाएंगे, बीच में माइनस चिन्ह लेके चलेंगे, और -2 की गुणा 3 में करेंगे तो -6 आ जाएंगे। ठीक, अब 1 बटा 3 की गुणा -2 में करेंगे तो -6 आ जाएंगे, बीच में माइनस का चिन्ह, और 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसे और हल करते हैं हम। x बटे, देखिए -8 है और माइनस के ही 20 होंगे यहाँ से, तो -28 बराबर y बटा, -20 है और माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे यहाँ पे, तो -14 है, यहाँ से 1 बटा -14 है। तो ये अब आपके पास 3 पेयर आ रहे हैं जो बराबर हैं एक दूसरे के। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अचर वाला पद था, इसके बराबर अलग अलग एक बार x वाले को और एक बार y वाले को रखेंगे। ठीक है, यदि x बटे -28 बराबर 1 बटा -14, तो x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी यहाँ पे जाएगी, -28 तो ऊपर आ गया और बटे में रह गया -14, भाग करेंगे, माइनस से माइनस कट गया और आया आपके पास x का मान 2। अब इसी तरीके से y वाले पेयर को इसके बराबर लेके चलेंगे, y बटे -14 बराबर 1 बटे -14, -14 ऊपर जाएगा तो y बराबर -14 बटे -14, कितना आ गया, 1। देखिए आंसर वही आए हैं जो आपने विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से करे थे। तो ये तीनों विधियां मैंने आपको समझा दी हैं। अब एक बात यहाँ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जब यहाँ पर गुणांक, जैसे यहाँ पर तो न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, अंकित मान दे रखे हैं 3, 4, 2, -2, जब यहाँ पर गुणांक a, b, c इस तरीके से दे रखे हों, यानी कि वो भी आपके चर राशियों की तरह दे रखे हों, तो बेहतर होता है वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना। वज्र गुणन विधि उस स्थिति में आसान होती है। वज्र गुणन विधि वैसे भी आसान है आपकी,
ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, इसमें मिस्टेक के चांसेस भी कम रहते हैं। मिस्टेक आप बच्चे ज़्यादातर अगर करते हैं तो इन चिन्हों में करते हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखें चिन्हों का। और जब भी आपके पास कभी गुणांक ए बी सी के रूप में दे रखे हों, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में दे रखे हों या अल्फ़ा न्यूमेरिक दे रखे हों, तब आप ज़्यादा अच्छा है कि वज्र गुणन का प्रयोग करें। उस स्थिति में विलोपन का और प्रतिस्थापन का उपयोग कम से कम करना चाहिए। प्रश्न में या तो आपको निर्देशित किया जाएगा, जो एग्ज़ाम में आपके पास प्रश्न आएगा उसमें निर्देशित किया जाएगा कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को अमुक विधि से, कोई सी विधि दी जाएगी, विलोपन विधि से या ग्राफिकल मेथड से या वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। और यदि नहीं दिया हुआ है, उसमें केवल इतना दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, तो फिर आपकी मर्जी है कि आप चारों विधि में से कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं। और यदि नहीं दे रखी है तो फिर आपकी मर्जी है, आप कोई भी विधि प्रयोग में ला सकते हैं। और अपने उत्तर की जांच जरूर कर लें, जो भी आपके उत्तर आए हैं इसे किसी समीकरण में रख के और ये जरूर जांच लें कि आपके उत्तर सही हैं अथवा नहीं। समीकरण बनानी मैंने आपको बता दी थी, कैसे बनाई जाती हैं, और हल करने का तरीका अभी आपको मैंने बता दिया। तो प्रश्नावली 3.4 और 3.5 अब आपको खुद करनी है। यदि कोई प्रश्न आपका रुकता है तो आप उसे बताएंगे, पूछेंगे, और इस कार्य को अपनी कॉपी में करके होमवर्क को जल्दी से जल्दी सेंड करें। कुछ बच्चे बहुत पीछे रह गए हैं, या तो वो बाद में जुड़े हैं या उनका कुछ काम छूट गया था, तो वो भी अब प्रयास ये करें कि यहीं से जहाँ से उन्होंने पढ़ना शुरू करा है वहीं से करना शुरू कर दें। और पीछे की वीडियो मैंने चैनल पे सारी अपलोड कर रखी हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं कि कैसे पीछे के प्रश्न हमने हल करे हैं या पीछे के चैप्टर हमने करे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि रैखिक समीकरण आप पूरा कर लेंगे। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो, जो नहीं हो उन्हें आप पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। स्टे सेफ, स्टे होम, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद, नमस्कार।